हेलो स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स का इस लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग इनकम टैक्स का इस लेक्चर में क्या बात करने वाले हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट क्लासेज में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स देख चुके हैं और क्या देख चुके हैं, और हम लोग देख चुके हैं कि क्या पर्सन होता है, एसएससी किसको बोलते हैं। तो यहाँ पर इंडिविजुअल के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग सीखेंगे। अच्छा, ये रेसिडेंशियल स्टेटस होता क्या है, क्या ज़रूरत है इस रेसिडेंशियल स्टेटस का। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इंडिया में हम लोग इंडियन इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, तो कौन टैक्स पे करेगा इंडियन गवर्नमेंट को, है ना सवाल। तो यहाँ पर इस सवाल का जवाब ये है कि जो रेसिडेंस होगा वो पेमेंट करेगा। तो उसका हम लोग अलग अलग क्राइटेरिया होता है, तो वो सब क्राइटेरिया हम लोग देखने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ रेसिडेंट में क्या होगा, या तो कोई पर्सन रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट होगा। याद रखेंगे, सिटीजनशिप अलग होता है और रेसिडेंशियल स्टेटस अलग होता है। हो सकता है कि आप इंडिया का नागरिक हैं, इंडियन सिटीजनशिप हैं, लेकिन लगातार 4-5 साल से आप अमेरिका में रह रहे हैं। कभी कभी 2-3 दिन के लिए, 1 सप्ताह 10 दिन के लिए आप आते हैं इंडिया में, फिर वापस चले जाते हैं। तो हो सकता है कि आप इंडियन ओरिजिन हो के लेकिन आप रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे। या हो सकता है कि कोई बाहरी व्यक्ति, कोई साउथ अफ्रीका का है और वो इंडिया में आकर के इंडियन रेसिडेंट कहलाएगा। तो समझ पा रहे हैं ना, यहाँ पर सिटीजनशिप से मतलब नहीं है, यहाँ पर इंडिया में कितना दिन रहता है उसके बेसिस पर कैलकुलेशन होता है रेसिडेंशियल स्टेटस। ओके, तो ये इंडिविजुअल के लिए हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, रेसिडेंट होगा या तो नॉन रेसिडेंट होगा। ये हम HC मेहरोत्रा का बुक से पढ़ा रहे हैं, चैप्टर नंबर आपका 3 है, तो बुक से आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं। तो रेसिडेंट किसको बोलेंगे और नॉन रेसिडेंट किसको बोलेंगे। तो देखिए, रेसिडेंट होने के लिए आपको 2 कंडीशन सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। 2 में से कोई एक, दोनों का दोनों नहीं, कोई भी एक कंडीशन आपको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। तो 2 कंडीशन क्या है रेसिडेंट होने के लिए, कि अगर पहला केस है कि ही इज इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर, यानी इंडिया में 182 दिन या उससे ज़्यादा अगर कोई व्यक्ति रहता है इंडिया में, तो उस व्यक्ति को क्या बोलें कि वो रेसिडेंट है। अगर पिछले साल 182 दिन नहीं रहता है, तब हम लोग दूसरा कंडीशन चेक करेंगे। तो दूसरा यानी बी नंबर क्या कंडीशन है कि ही हैज़ बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 365 डेज ड्यूरिंग द 4 years preceding the financial previous years and is in India for at least 60 days during the previous year। अब क्या मतलब हुआ इसका, तो अगर पहला यानी एक कंडीशन क्या था कि 182 दिन कोई इंडिया में रहता है तो उसको रेसिडेंट बोलेंगे। अगर 182 दिन नहीं रहता है तो दूसरा कंडीशन चेक करेंगे, और दूसरा कंडीशन में क्या है, 2 पॉइंट है कि 60 दिन होना ही चाहिए पिछले साल, और उस साल को छोड़ के उसके पिछले 4 साल में टोटल मिला के 365 दिन इंडिया में होना चाहिए। समझ पा रहे हैं। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे, ज़रूर उसका हम रिप्लाई करेंगे। फिर से इसको एक बार समझते हैं। फर्स्ट केस क्या है कि 182 दिन इंडिया में रहना है, अगर रहता है तो वो रेसिडेंट कहलाएगा। अगर 182 दिन नहीं रहता है तो दूसरा कंडीशन बी चेक करना है। अब बी में क्या कर रहा, 2 पॉइंट है, एक तो 365 दिन होना चाहिए, 365 दिन और 60 दिन। ये 60 दिन कब है, 60 दिन जैसे हम लोग का प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है, 18-19 चल रहा है ना, तो 18-19 में 60 दिन होना चाहिए इंडिया में, और 18-19 को छोड़कर उसके पिछले 4 साल में टोटल मिला के 4 साल का 365 दिन होना चाहिए, तभी वो रेसिडेंट कहलाएगा। और ए या बी दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो रेसिडेंट कहलाएगा।
ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, और लिखा हुआ है। और का मतलब क्या, या तो ए सेटिस्फाइड करे या बी। अगर ए सेटिस्फाइड कर गया तो बी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ए सेटिस्फाइड नहीं कर रहा तो बी जाके चेक करेंगे। अगर दोनों यानी 60 दिन और 365 दिन सेटिस्फाइड कर रहा, मतलब वो रेसिडेंट है इंडिया का। अगर दोनों का दोनों नहीं सेटिस्फाइड करता है तो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा वो। क्लियरली समझ पा रहे हैं? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो दोनों का दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं किया तो नॉन रेसिडेंट। दोनों का दोनों किया, दोनों में से कोई भी एक किया तो उसको रेसिडेंट बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब फर्दर जब रेसिडेंट जो होगा उसको फिर से दो कैटेगरी में बांटा गया है कि ऑर्डिनरीली है या नॉट ऑर्डिनरीली है। तो इसको चेक करने के लिए एडिशनल कंडीशन चेक करना पड़ेगा। तो एडिशनल कंडीशन क्या है, और एडिशनल कंडीशन किसके लिए है? जो ऑर्डिनरीली के लिए है। तो इसमें है दो कंडीशन। पहला कंडीशन है ही हैज़ बीन रेसिडेंट इन इंडिया इन एटलीस्ट 2 आउट ऑफ द 10 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब ये हुआ कि पिछले 10 साल में कम से कम 2 साल रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का। और दूसरा केस क्या है कि टोटल इंडिया में कितना दिन रहना, 730 दिन रहना। कितने साल में? 7 प्रीवियस ईयर में, पिछले 7 साल में टोटल मिला के 730 दिन होना चाहिए। और यहाँ पर क्या लगा हुआ, एंड, यानी 1 कंडीशन और 2 दोनों का दोनों सेटिस्फाइड करना होगा। तब उसको क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बोलेंगे। अगर दोनों में से कोई भी एक या दोनों सेटिस्फाइड नहीं कर रहा तो उसको हम लोग नॉट ऑर्डिनरीली बोलेंगे। रेसिडेंट तो है लेकिन नॉट ऑर्डिनरीली बोलेंगे। समझ पा रहे हैं? आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि सर क्या आप बोल रहे हैं, दोनों में कन्फ्यूजन। तो डाउट जो भी होगा कमेंट करके पूछिएगा, उसको फिर से डायग्राम वगैरह बना के हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक समझ में आया? फिर से एक बार देख लेते हैं, इसको रिवीजन कर लेते हैं। क्या है कि अगर रेसिडेंट पहले चेक करना है फिर नॉन रेसिडेंट। अगर रेसिडेंट होता है तो ठीक, फर्दर 2 चीज़ चेक करना है। अगर नॉन रेसिडेंट होता है तो कोई चीज़ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट, ये 2 चेक करना है। तो देख, 2 के लिए 2 कंडीशन था, ए या बी, दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाइड करना था, कर दिया तो रेसिडेंट, नहीं किया तो नॉन रेसिडेंट। अब कर दिया, रेसिडेंट हो गया, तब फर्दर क्या चेक करना है कि क्या ये ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है। ऑर्डिनरीली रेसिडेंट के लिए क्या चेक करना है? एडिशनल कंडीशन। और इसमें दोनों का दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। क्या 2 कंडीशन है? पिछले 10 साल में कम से कम 2 साल क्या होना चाहिए? रेसिडेंट होना चाहिए। और पिछले 7 साल में टोटल मिला के 730 दिन इंडिया में होना चाहिए। होना चाहिए मतलब इंडिया में वो लिविंग है। अब बात कर लेते हैं कि ये सब हम लोग चेक क्यों किए रेसिडेंशियल स्टेटस। इसलिए चेक किए ताकि टैक्सेबिलिटी पता चलेगा कि कौन टैक्स पेमेंट करेगा कौन नहीं करेगा। तो इसके लिए आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसमें इनकम है और यहाँ पर वेदर टैक्सेबल और नॉट, मतलब ये पता करना है कि टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा। तो 3 कैटेगरी यहाँ पे। एक रेसिडेंट है यानी वो रेसिडेंट जो कि ऑर्डिनरीली है, और यहाँ पर कौन सा है? वो रेसिडेंट जो कि नॉट ऑर्डिनरीली है, और यहाँ पर जो होगा नॉन रेसिडेंट। 3 कैटेगरी हो गया। अब पहला है, टोटल 8 पॉइंट है इसमें। तो पहला पॉइंट है इनकम रिसीव्ड इन इंडिया वेदर अक्रूड और अराइजन इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। तो तीनों लोग टैक्स देगा। ये क्या बात कर रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं ना? तो सिंपल सा ये समझिए कि कोई भी इंडियन इनकम होगा, इंडियन इनकम, तो उस पर कौन टैक्स देगा? सब लोग टैक्स देगा। मतलब तीनों में का कोई कैटेगरी हो, चाहे रेसिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, कोई भी होगा इंडियन इनकम पर सब लोग टैक्स देगा। अब सवाल है कि इंडियन इनकम बोलेंगे किसको? तो अगर रिसीव
कोई भी इनकम रिसीव हुआ है इंडिया में या फिर आपका ड्यू हुआ है इंडिया में, ड्यू या अक्रू, मतलब रिसीव इंडिया में हो या ड्यू इंडिया में हो इनकम, उसको क्या बोलेंगे? इंडियन इनकम बोलेंगे। दोनों का दोनों, यानी रिसीव भी इंडिया में और ड्यू भी इंडिया में हो रहा तो भी इंडियन इनकम, रिसीव इंडिया में, ड्यू कहीं भी हो, इंडिया में, फॉरेन कंट्री में कहीं भी हो, तो भी उसको इंडियन इनकम बोलेंगे। ड्यू इंडिया में हो रहा है, रिसीव कहीं हो, बाहर हो, कहीं भी हो, उसको क्या बोलेंगे? उसको भी इंडियन इनकम बोलेंगे। और रिसीव भी और ड्यू भी दोनों बाहर हो रहा, उसको हम लोग फॉरेन इनकम बोलेंगे। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया कि इंडियन इनकम किसको बोलेंगे? तो देखिए यहाँ पर इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, यानी इनकम रिसीव हुआ इंडिया में, तो आगे देखना ही नहीं है, कंफर्म पता है कि ये इंडिया का इनकम है। और इंडिया का इनकम है तो देखिए तीनों लोग टैक्स देगा, ये सीएस का मतलब ये टैक्स देगा इंडिया में। ओके, दूसरा पॉइंट है इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, मान लिया गया कि इंडिया में रिसीव हो रहा, तो ये भी इंडिया में रिसीव हो रहा तो इंडियन इनकम, तो तीनों लोग टैक्स देगा, सिंपल है। तीसरा पॉइंट है इनकम अक्रू, अक्रू मतलब ड्यू इन इंडिया, तो इंडिया में अगर ड्यू हो रहा तो जाहिर सी बात है इंडियन इनकम है तो सब लोग टैक्स देगा, तीनों लोग। चौथा पॉइंट है इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, ये मान लिया गया कि इंडिया में इनकम अराइज हो रहा और ड्यू हो रहा तो भी वो क्या होगा? इंडियन इनकम है। जैसा कि मैंने बताया ना अभी कि ड्यू इंडिया में हो या रिसीव इंडिया में हो, कोई भी एक इंडिया में हो तो उसको इंडियन इनकम बोलेंगे। तो यहाँ पर चौथे पॉइंट में क्या है कि अक्रू इंडिया में हो रहा तो तीनों लोग टैक्स देगा क्योंकि इंडियन इनकम होगा। आया समझ में? यहाँ तक चारों पॉइंट क्या था? इंडियन इनकम था, इसीलिए सब लोग टैक्स देगा, चाहे रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट या ऑर्डिनरी रेसिडेंट। पांचवा पॉइंट की बात कर लेते हैं, इनकम रिसीव्ड एंड अक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया, क्या हो रहा? रिसीव भी और अक्रू भी इंडिया के बाहर हो रहा। फ्रॉम क्या चीज़ से? बिजनेस कंट्रोल, बिजनेस इन और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, बिजनेस या प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है लेकिन इनकम रिसीव कहाँ हो रहा? बाहर कंट्री में, और ड्यू भी बाहर हो रहा। ध्यान देंगे बिजनेस और प्रोफेशन की बात हो रही है, सिर्फ सैलरी वगैरह की बात नहीं हो रही है, हाउस प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही है, कोई अदर इनकम की बात नहीं हो रही है, सिर्फ बिजनेस और प्रोफेशन की बात हो रही है। तो बिजनेस और प्रोफेशन कहाँ पे सेटअप है? इंडिया में। बट इनकम रिसीव आउटसाइड इंडिया हो रहा और अक्रू या ड्यू भी आउटसाइड इंडिया हो रहा, तो ये इंडियन इनकम नहीं हुआ ना। तो क्या होगा? सिर्फ रेसिडेंट टैक्स देगा और नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट टैक्स देगा, लेकिन नॉन रेसिडेंट टैक्स नहीं देगा। क्लियर है? छठा पॉइंट देखते हैं, इसी से रिलेटेड है, इनकम रिसीव्ड एंड अक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया। अगेन वही बात कर रहा कि रिसीव भी और ड्यू भी बाहर हुआ है, इंडिया के बाहर, तो ये इंडियन इनकम तो नहीं हुआ, फॉरेन इनकम हुआ। और क्या चीज़ से? बिजनेस या प्रोफेशन से। लेकिन बिजनेस या प्रोफेशन कहाँ पे? सेटअप आउटसाइड इंडिया में है, इंडिया के बाहर सेटअप हुआ है, तो सिर्फ रेसिडेंट टैक्स देगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं देगा और नॉन रेसिडेंट भी टैक्स नहीं देगा। ओके, तो पांचवा और छठवां पॉइंट समझ में आया, दोनों से एक दूसरे से रिलेटेड था। पांचवा में भी फॉरेन इनकम था लेकिन बिजनेस या प्रोफेशन इंडिया में सेटअप था, तो उस केस में रेसिडेंट टैक्स देता था और नॉट ऑर्डिनरी टैक्स देता था और नॉन रेसिडेंट टैक्स नहीं देगा। लेकिन अगर इनकम फॉरेन इनकम तो है ही, बिजनेस भी आउटसाइड इंडिया सेटअप है, तो सिर्फ रेसिडेंट टैक्स देगा, ये दोनों लोग टैक्स नहीं देगा। क्लियर है? और सातवां पॉइंट, इनकम रिसीव्ड एंड अक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया। ध्यान देंगे दोनों बाहर की बात कर रहा, रिसीव भी बाहर रिसीव भी बाहर हो रहा है और अक्रू या ड्यू भी बाहर हो रहा, तो ये फॉरेन इनकम हुआ। तो कहाँ से? फॉरेन इनकम इंडिया फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज, फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज कहने का मतलब कि पांचवे और छठे में क्या चीज़ का बात किया था? बिजनेस और प्रोफेशन का। तो बिजनेस और प्रोफेशन को छोड़ के बाकी कोई इनकम का भी
क्या होगा, फॉरेन इनकम का सिर्फ प्रेसिडेंट टैक्स देगा, बाकी ये दोनों लोग टैक्स नहीं देगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। अगर 8वां पॉइंट, इनकम अक्रूड और राइजन एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया, यानी फॉरेन इनकम की बात हो रही है, अर्लियर ईयर्स बट लेटर ऑन रिमिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी कि पिछले साल का इनकम है और रिमिट कर रहा है इंडिया में, तो इस पर कोई टैक्स नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो पिछले साल का इनकम हुआ है तो उस साल टैक्स लग चुका होगा, इस साल क्यों टैक्स लगेगा। याद रखें, कभी भी टैक्स कोई भी इनकम पे लगेगा एक बार ही लगेगा, दोबारा टैक्स कभी नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कैसा लगा लेक्चर, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगले क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट, अगले क्लास स्टार्ट करने वाले हैं कैपिटल गेन। अच्छा हाँ, और एक चीज़ बात कर लेते हैं, इनकम का टोटल कितना हेड होता है? टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम है ना, 5 हेड्स ऑफ इनकम। तो उसमें से चौथा हेड यानी कैपिटल गेन स्टार्ट करने वाले हैं अगले लेक्चर से। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।